नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है वरुण के यूट्यूब चैनल पे। आज हम नागरिकता पढ़ेंगे। नागरिकता एक छोटा टॉपिक है, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर अपन उसके बाद में फिर मौलिक अधिकार पे चलेंगे, जो कि एक थोड़ा मतलब लंबा है, लेकिन उसको ऊपर मतलब इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें फिर मेंस के लिए फिर ज़्यादा मतलब टाइम उस पर वेस्ट ना करना पड़े। हम मेंस के पर्सपेक्टिव से ही थोड़ा मतलब पढ़ेंगे, लेकिन मेंस की तरह डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको आइडिया एक बार मतलब मिल जाएगा मौलिक अधिकार का कि भाई एक्चुअली ये कहानी है क्या, है ना। मतलब मौलिक अधिकार इतने मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपको बस समझ में आ जाएगा। और मेंस में उसको कैसे फिर अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, उसको वहां पे मतलब कैसे उसको अप्लाई करना है, और जो भी चीज उसकी मतलब मेंस के मतलब पर्सपेक्टिव से जो चीजें होती है वो भी अपन थोड़ी सी आज बात करेंगे, ज्यादा तो बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नागरिकता। ये एक नया टॉपिक है जो इसी बार ऐड किया है आरपीएससी ने। इसके अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर दो चीजें में पढ़नी होती है। एक चीज होती है इसमें 5 से 11 जो आर्टिकल दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कौन नागरिक होगा कौन नागरिक नहीं होगा, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ये कोई इतने मतलब ज्यादा ये जो आर्टिकल्स के अंदर जो मतलब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ नागरिकता के बारे में, वो ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं है, बराबर। तो उसके लिए उन्होंने एक मतलब कानून लाया था, नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट लाया था 1955 में। उस एक्ट के वो शायद 8 या 9 बार अमेंड हुआ है, अपन अभी पढ़ेंगे। तो उस एक्ट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, वो एक्ट मतलब ज्यादा मतलब विस्तृत है। मतलब नागरिकता एक्चुअल में कैसे मिल सकती है, मतलब क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, और नागरिकता के मतलब खोने के भी मतलब क्या क्या रास्ते हो सकते हैं कि जिससे हम नागरिकता में समाप्त भी हो जाती है। तो ये उसका मतलब विस्तृत जो नॉलेज है वो उस एक्ट के अंदर लिखा गया है। तो हम ये दोनों चीज पढ़ेंगे, 5 से जो 11 आर्टिकल्स है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए वो भी पढ़ेंगे, और जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, वो भी पढ़ेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। जैसा मैंने आपको कहा ना स्टार्ट में कि ये मतलब 5 से 11 के अंदर कुछ ज्यादा मतलब विस्तृत में मतलब जानकारी नहीं नहीं दी गई है। तो वो क्या है कैसे क्या है अपन देख लेते हैं। इस संविधान के भाग सेकंड के अंदर मैंने बताया था आपको, कुछ कुछ भाग जो है वो आपको याद रखने हैं, वो काम आएंगे आपके। संविधान के भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से 11 तक यह निर्धारित करते हैं कि 26 जनवरी 1950 जब अपना संविधान लागू हुआ था, तो संविधान के प्रारंभ के समय कौन कौन भारत के नागरिक बने। इसमें ये आपको बताया जाएगा कि मतलब 26 जनवरी 1950 की डेट को कौन से लोग भारत के नागरिक बने, वो किस तरह से बने, वो सब डिटेल में है आगे बने। इनमें नागरिकता से संबंध में स्थायी या विस्तृत नियम नहीं दिए गए, मतलब स्थायी या मतलब विस्तृत नियम नहीं दिए गए। टाइम टाइम पे इन्होंने चेंज किया हुआ है। मतलब 1955 का जो मतलब एक्ट है उसके अंदर उन्होंने टाइम टाइम से वो चेंज किए गए, उसके रूल्स है, उसके अंदर नागरिकता पाने के या समाप्त होने के जो नियम है वो टाइम टाइम पे उन्होंने अमेंड किए हुए हैं। लेकिन ये कोई मतलब स्थायी या विस्तृत नियम नहीं दिए गए इसके अंदर 5 से 11 के अंदर। तथापि नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, बराबर। नागरिकता से रिलेटेड मैंने कहा ना एक कानून बना हुआ 1955 में, तो वो जो शक्ति है मतलब कानून बनाने की नागरिकता के विषय पे, वो संसद को है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। अब हम स्टार्ट करेंगे 5th शेड्यूल से, सॉरी 5th आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 5 अनुच्छेद 5। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता किस किसको मिली जब संविधान स्टार्ट हुआ था, या तो वे व्यक्ति जो भारत में जन्मे थे, या तो मतलब इनको मिलेगी नागरिकता जो भारत में जन्मे थे, एक नागरिकता मिलेगी एक तो जो भारत में जन्मे थे उनको नागरिकता मिली, मतलब जब संविधान लागू हुआ तब। दूसरा, जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था, जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था वो भी भारत का नागरिक। जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्व 26 जनवरी 1950 से ठीक पूर्व 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है अगर, उसको भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये अनुच्छेद 5 बोलता है आपका, बराबर।
अनुच्छेद 6, ये कोई ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो जो वहां पैदा हुआ है वो भारत में जन्मा है, एक उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत में है, मतलब भारत का है बंदा, उसके बाद में मतलब जन्मा है, उसके बाद में जब ये लागू हुआ संविधान तो उससे ठीक 5 वर्ष मतलब पहले तक वो रहा है यहाँ पर इंडिया में, तो वो भी भारत का नागरिक। ये 3 जो शर्त है वो इसके अंदर है, आर्टिकल 5 के अंदर, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 6, उन व्यक्तियों की नागरिकता, किन व्यक्तियों की, जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास करके आए, जो पाकिस्तान से भारत में आए, पाकिस्तान बन चुका था, पाकिस्तान से भारत में आए, और जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में जन्मा हो, पाकिस्तान से भारत में आए और उनके माता पिता या फिर दादा दादी में से कोई भी एक अविभाजित भारत, अनडिवाइडेड इंडिया में जिनका जन्म हुआ था, बराबर। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब 14 अगस्त 1947 से पहले का इंडिया, बराबर। ये अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है, मतलब पाकिस्तान से आए प्लस फादर मदर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर में से कोई एक भारत में अविभाजित भारत में जन्मा हो। अनुच्छेद 7, यह उन व्यक्तियों की नागरिकता है जो पाकिस्तान चले गए और बाद में भारत लौट आए, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान चले गए, बाद में वापस भारत में लौट आए तथा 6 माह तक भारत के निवासी रहे। पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान में चले गए, फिर वापस आए और 6 महीने तक इंडिया में रहे, उनको भी नागरिकता मिल जाएगी अनुच्छेद 7 के अकॉर्डिंग। अभी अनुच्छेद 8 पढ़ेंगे अपन भी। अनुच्छेद 8 में क्या लिखा हुआ है? सॉरी, विदेशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता, ये जो है ये अनुच्छेद 8 में लिखा है, जो मतलब विदेशों में मतलब जो निवास कर रहे भारतीय मूल के निवासी, वो उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 8 के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, अनुच्छेद 9, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली, अगर किसी ने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त होना। जब किसी और कंट्री की हम नागरिकता ले लेते हैं तो हमारे कंट्री की नागरिकता समाप्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया में मतलब एकल नागरिकता का मतलब कॉन्सेप्ट है, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि एक ही नागरिकता हो सकती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रह रहा हो, मेल फीमेल कोई भी किसी भी स्टेट का हो, वो उसके पास नागरिकता एक ही होगी। अगर वो इंडिया का मतलब नागरिक है तो वो इंडिया का ही रहेगा, अगर वो किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो इंडिया की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी उसकी। ये आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। 10 के अंदर क्या लिखा हुआ है? जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि ना बना दे, 1955 तक कोई विधि नहीं बनाई थी, तब तक नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, जो भी नागरिकता के अधिकार मिले यहाँ तक जो अपन ने पढ़े 9 तक, वो उनके अधिकारों की कंटिन्यूटी रहेगी, जो है वो ही रहेगा, बराबर। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 10। सॉरी, अनुच्छेद 11 में क्या लिखा हुआ है? संसद को विधि द्वारा नागरिकता का विनियमन करने की शक्ति, मतलब संसद जो है नागरिकता के ऊपर कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। एक मिनट, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट, एकल नागरिकता। इंडिया में मैंने कहा ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एकल नागरिकता की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या, भारतीय संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था स्थापित करता है, अर्थात सभी नागरिक केवल भारतीय नागरिक होते हैं, चाहे उनका निवास स्थान किसी भी राज्य में क्यों ना हो। राजस्थान का कोई रहने वाला है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे उड़ीसा का है, चाहे मणिपुर का है, चाहे कहीं का भी है, किसी भी स्टेट में रहने वाला हो वो नागरिक, वो भारत का नागरिक ही कहलाएगा। उसके पास एकल नागरिकता ही होगी। स्टेट के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग, जैसे राजस्थान का कोई अलग से उसको नागरिकता मिलेगी और इंडिया की अलग से मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही नागरिकता मिलेगी इंडिया के किसी भी राज्य में, चाहे वो रह रहा हो। तो एकल नागरिकता का सिद्धांत ये है। इसके अपवाद है कुछ। अपवाद क्या है कि वो नागरिकता जो निवासी जो है, नागरिकता मतलब
निवासी किस स्टेट का निवासी है, तो मतलब निवास स्थान के हिसाब से कभी कभी स्टेट जो है, मतलब राज्य जो है वो मतलब भेदभाव कर सकता है। यही तो इस एकल नागरिकता के मतलब अपवाद है। ठीक है, सॉरी। रोजगार के लिए निवास की शर्त, अनुच्छेद 16, ये मौलिक अधिकार है, रोजगार से संबंधित है ये मौलिक अधिकार। अपन पढ़ेंगे अभी, जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत संसद कुछ सार्वजनिक पदों के लिए निवास स्थान संबंधित योग्यता निर्धारित कर सकती है। ये कोई भी, मैं आपको बता देता हूं, जो अपने मौलिक अधिकार है वो मतलब निरपेक्ष नहीं है कि जो वहां लिखा हुआ है कि भी बोलने का अधिकार है आपका, बराबर, स्वतंत्रता का अधिकार है, जितने भी सारे अधिकार है वो निरपेक्ष नहीं है कि मतलब बोलने का अधिकार है तो आप कुछ भी बोल लोगे, ऐसा नहीं है। हर अधिकार पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, हर मौलिक अधिकार पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, एक को छोड़ के जो अनटचेबिलिटी का है, अस्पृश्यता का जो मौलिक अधिकार जो है वो उसको रोकने का, उसको खत्म करने का, उसका कोई मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उसको, वो मतलब कंप्लीट मौलिक अधिकार है, उसका कोई मतलब अपवाद नहीं है। तो ये इसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब 16 के अंदर अगर राज्य चाहे तो सार्वजनिक पदों पे निवास स्थान संबंधित योग्यताएं निर्धारित कर सकती है। अब राजस्थान का कोई कैंडिडेट है तो वो राजस्थान का कैंडिडेट ही मतलब फॉर्म भर सकता है, या फिर मतलब कोई लाइक जैसे मतलब फीस, जो फॉर्म की फीस होती है वो राजस्थान के निवासी के लिए फॉर्म की फीस नहीं लगेगी। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इस तरह का भेदभाव कर सकता है। ठीक है, मतलब स्टेट निवास स्थान के आधार पे एकल नागरिकता है, जो मतलब महाराष्ट्र से आके यहाँ मतलब आरपीएससी में फॉर्म भरेगा वो भी इंडिया का निवासी है, राजस्थान का जो निवासी जो फॉर्म भरेगा मतलब आरपीएससी में वो भी इंडिया का निवासी है। लेकिन सार्वजनिक पदों के लिए निवास स्थान से संबंधित योग्यता का निर्धारण कर सकता है स्टेट, ये एक अपवाद है एकल नागरिकता का। जैसे मतलब सार्वजनिक रोजगार, ये जो एक्ट है 1957 के अंतर्गत, ये कुछ स्टेट्स है मतलब इसके अंदर ऐसी व्यवस्था की अनुमति दी गई है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साउथ के स्टेट्स है। ये जो 371D के अंदर है, ये दोनों स्टेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन जो है वो 371D अनुच्छेद के अंदर लिखी हुई है। हिमाचल प्रदेश नॉर्थ, फिर मणिपुर नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों के लिए ऐसी व्यवस्था की अनुमति की गई। मतलब ये 6 स्टेट ऐसे हैं, 2 स्टेट जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जिसका 371D के अंदर उल्लेख किया गया है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है और मणिपुर है। ये 1 2 3 4 5 स्टेट के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो सार्वजनिक पदों पर मतलब गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट होता है वहां पे जो मतलब पोस्ट होती है उसके ऊपर वो निवास संबंधित योग्यता है वो निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, ये क्लियर हो गया आपका। सेकंड, निवास के स्थान पर भेद। यद्यपि अनुच्छेद 15 भेदभाव को निश्चित करता है, ये समानता का अधिकार है ना, अनुच्छेद 15 16 वगैरह ये सब है, बराबर, ये भेदभाव को मतलब निश्चित करता है, मतलब रोकता है। तथापि राज्य अपने निवासियों को कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा शुल्क में रियायत, जो मैंने अभी आपको बताया था, बराबर। राज्य अपने राज्य में जो निवास कर रहे हैं उस राज्य के जो निवासी है उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ रियायतें दे सकता है, जैसे मतलब फीस में दे दी उन्होंने रियायतें, बराबर, वो दे सकता है। ये अनुच्छेद 15 के अंदर लिखा हुआ है, वो ही यहां पे इन्होंने लिखा है बस, बराबर। ये अनुच्छेद 15 जब अपन पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये लिखा हुआ है, ये चीज जो यहाँ लिखी हुई है ना, ये चीज ये वो वहां पे भी लिखी हुई है। ये तो एग्जाम्पल है, इसको तो छोड़ो, यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है ना वो अनुच्छेद 15 के अंदर भी लिखा हुआ है। कुछ योग्यता है ऐसी जो वहां दी हुई है, उनके आधार पे जो है अपना ये मतलब भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है कि निवासी राज्य में अपने निवासियों को कुछ विशेष
रियायतें प्रदान कर सकता है। ये भी एकल नागरिकता का अपवाद है। एग्जाम में आएगा वहां पे कि क्या क्या मतलब एकल नागरिकता के अपवाद है। तो आप देखिएगा, पहला तो ये मैंने आपको बताया था 16, फिर 15, याद रखिएगा। अब आएगा एक मतलब 19, ये सारे है सब मतलब मौलिक अधिकार ही, ठीक है। जनजातीय हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र, यहाँ पे भी क्षेत्र ही है, ठीक है, एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज में बाहरी व्यक्तियों के बसने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अपन जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो ये चीज पढ़ेंगे अपन कि कुछ जनजातीय क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर मतलब बसने के कि वहां मतलब प्रॉपर्टी वो नहीं खरीद सकते उस शेड्यूल एरिया के अंदर, मतलब वो चीजों के लिए मतलब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तथा ताकि उनकी संस्कृति और आजीविका की रक्षा की जा सके। ये एक्सटेंशन है कि वो क्यों प्रतिबंध लगाते हैं, ये उसका मतलब एक्सटेंशन है, बाकी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान आपको ये रखना है कि 15 है इसमें जो ये अपवाद है, एक तो आर्टिकल 16 है जो इसका मतलब अपवाद है, वो 3 आर्टिकल याद रखने हैं आपको, सारे मौलिक अधिकार ही है 16, 15 और 19। इन 3 के अंदर कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें में रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ही अपवाद है इसके, कि निवास स्थान के आधार पे कुछ रियायतें या फिर कुछ निवास संबंधित योग्यताएं या फिर रियायतें या फिर मतलब प्रतिबंध मतलब बाहरी लोगों के मतलब आने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ये बाहरी लोगों के मतलब आने के लिए प्रतिबंध, यहाँ पे कुछ मतलब विशेष लाभ या रियायत उनको दी जा सकती है। यहाँ पे मतलब निवेश संबंधित योग्यता है मतलब वो भी मतलब निर्धारित कर सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें और जो ध्यान रखना वो ये है, ये एक्ट दिया हुआ होगा वहां ऑप्शन के अंदर, ये जो पूरी जो 3 लाइन है, इन तीनों से एक क्वेश्चन बन सकता है पूरा, ठीक है। मतलब ऑप्शन के अंदर ये एक्ट भी दिया हुआ हो सकता है आपको, मतलब एक ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन जो आएंगे ना, 3 ऑप्शन आए 4 आए जितने भी आए, ऑप्शन एबीसीडी वाला ऑप्शन नहीं, जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो नीचे भी वो 2-3 लाइन स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, फिर ऑप्शन स्टार्ट होता है। ए के अंदर ए या बी सही है, बी के अंदर बी या सी सही है, ऐसा होता है ना वो चीज, उसमें वो 2 भी दे सकता है, इसमें 3 भी दे सकता है। तो एक अधिनियम भी दे सकता है वो 1957 का के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ब्रैकेट में वो ये लिख सकता है, 371D भी लिख सकता है। उसके बाद में यहाँ पे वो कोई स्टेट भी चेंज कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हिमाचल की जगह वो कुछ और लिख सकता है, या फिर मतलब मणिपुर की जगह मतलब मेघालय लिख सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये 5 स्टेट है, साउथ के 2 स्टेट है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो उससे अलग हुआ था वो तेलंगाना, नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, मंडी। अब ये आपको याद रहेगा, कंगना राणावत जो वहां से सांसद है, उससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। मणिपुर सबको पता है, अब तो पूरी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है वहां पे। त्रिपुरा, ये छोटा सा स्टेट है एक, ये आप ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब हम उस कानून पे आते हैं जिस कानून की मैंने बात की थी आपसे, कि एक तो आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको, जो हमने पढ़ लिए, उसमें कोई ज्यादा खास चीजें है नहीं, याद करना है कि 5 में क्या दे रखा है, 6 में क्या दे रखा है, 7 में क्या दे रखा है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। अब क्वेश्चन आने के चांस यहाँ से बनते हैं। तो 1955 के अंदर एक आर्टिकल आया था, सॉरी एक कानून बनाया था संसद ने, नागरिकता अधिनियम 1955। यह अधिनियम संविधान के प्रारंभ के पश्चात 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण कैसे मिलेगी, वो 5 रास्ते बताए गए, उसमें 5 प्रकार से मिलेगी भारत की नागरिकता, ये उन्होंने इस एक्ट के अंदर बताया है। और नागरिकता के लोप मतलब उसको त्यागना, कैसे मतलब समाप्त होगी नागरिकता, उसके 3 प्रकार बताए गए का मतलब विनियमन करता है ये एक्ट। इस अधिनियम में समय समय पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार इसमें संशोधन हुआ है। लेटेस्ट संशोधन जो था वो अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ था, ठीक है। अब सुना होगा, बहुत हल्ला भी हुआ था सीएए के साथ, फिर उन्होंने एनआरसी भी जोड़ा था, आपको याद हो रहा होगा, शाहीन बाग का जो वो धरना था, याद होगा आपको थोड़ा सा। तो सीए यही तो था वो सीए, इसी कानून के अंदर तो 2019 के अंदर वो जो संशोधन किया था वो कुछ लोगों को सही नहीं लग रहा था, तो उन्होंने आंदोलन किया था, उसके अंदर अपन नहीं जाएंगे ज्यादा।
ये एक फैक्ट लिखा हुआ है। 2003 में हमने राष्ट्रमंडल की जो नागरिकता, कॉमनवेल्थ की जो सिटीजनशिप है वो हमने त्याग दी थी। सॉरी, वो हमने त्याग दी थी। ये क्या होती है राष्ट्रमंडल नागरिकता? अगर आपको पता है तो ये पता होगा कि इंग्लैंड की जो महारानी है वो आज भी मतलब काफी कंट्रीज की हेड ऑफ द स्टेट मानी जाती है। जैसे मतलब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी शौक अगर होता है तो इंग्लैंड का झंडा भी वहां पे मतलब झुकाया जाता है। तो ऐसा है कि अभी तक वो मतलब रिपब्लिक नहीं बना मतलब ऑस्ट्रेलिया एक तरह से। हम रिपब्लिक बन चुके हैं, तो हमारा हमें अभी मतलब कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज है उसके अंदर हम अभी नहीं आ रहे। ठीक है, वो 2003 में हाँ हम लोगों ने त्याग दिया था। एक एक फैक्ट है मतलब बीच के अंदर, वो आप देख लीजिएगा। जब ये 2003 में संशोधन हुआ था ना, तो उसको हम वहां से बाहर निकल गए थे। उस कॉमनवेल्थ की जो जो सिटीजनशिप थी उससे हम बाहर निकल गए थे। अब 5 जो रास्ते हैं जिससे नागरिकता मिलती है, वो रास्ते कौन से है हम यहाँ देखते हैं। स्टार्ट में पहला प्रकार है इसका नागरिकता का अधिग्रहण में, मतलब पहला प्रकार है जन्म से, जो धारा 3 में दिया हुआ। ध्यान रखना, धारा भी पूछी जा सकती है वहां पे। धारा 3 उस एक्ट की धारा 3, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 3 में ये लिखा हुआ है जन्म से कौन कौन होंगे भारत के नागरिक, वो लिखा हुआ है। तो भारत में जन्म 26 जनवरी 1950 से, यहां से लिख दीजिएगा आप, से 1 जनवरी 1987 1987 के बीच में माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना स्वचालित नागरिकता। अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में जन्म हुआ है, अगर इस डेट के बीच, इन 2 डेट्स के बीच में उसके माता पिता चाहे कहीं के भी हैं, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। पहली लाइन का मतलब आगे आ गया समझ में। दूसरी लाइन, इसका आगे फिर क्या हुआ? तो 1 जुलाई 1987 के बाद में यदि भारत में वो जन्मा है, लेकिन यदि माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी भारत की। तो रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। नेक्स्ट, उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद की कहानी क्या है? यदि दोनं माता पिता नागरिक हो या उनमें से एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, माता पिता नागरिक हो, अगर कोई बच्चा भारत में जन्मा है और माता पिता नागरिक है, 3 दिसंबर 2004 के बाद मिल जाएगी उसको सिटीजनशिप। अगर उन दोनों में से एक भी कोई नागरिक है, लेकिन दूसरे का ध्यान रखना कि दूसरा भी अप्रवासी, मतलब इलीगली मतलब माइग्रेंट ना हो, मतलब तारों के नीचे से ना आया हो। मूवी है ना सलमान खान की, तारों के नीचे से जाता है, ऐसे कोई नहीं आया हो। उन दोनों में से माता या फिर पिता में से कोई भी एक ऐसे ना आया हो, अवैध जब रिफ्यूजी ना हो, मतलब प्रवासी ना हो। ठीक है, लेकिन एक नागरिक होना जरूरी है, इनमें से एक नागरिक हो और दूसरा जो है वो अवैध रूप से प्रवासी ना हो। ठीक है, तो 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसके माता पिता या तो नागरिक है या फिर उसके माता पिता में से कोई एक नागरिक है, लेकिन दूसरा जो है उनका स्पाउस वो अवैध रूप से भारत में मतलब प्रवेश नहीं किया है अगर उन्होंने, तो वो बच्चे भी जो भारत में जन्मे हैं उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी जन्म से। जन्म से यहाँ लिखा हुआ है तो जन्म से उनको मिल जाएगी। इसका एक अपवाद है, ये अपवाद हर जगह रहेगा, याद रखिए, उसको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। जो विदेशी जो राजनयिक है, फॉरेन के एम्बेसडर्स है, जो दिल्ली में बहुत सारे एम्बेसी बनी हुई है हर कंट्री की, वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठता है बराबर, उनके और शत्रु विदेशी जिनको हम लोग यहाँ मतलब गिरफ्तार कर लेते हैं युद्ध के वॉर टाइम के टाइम में, अगर कोई यहाँ पे कोई रह जाता है, एयरफोर्स एयर हेलीकॉप्टर या फिर जो फाइटर जेट्स के द्वारा या हमला करता है कोई और वो ब्लास्ट हो जाता है, तो फिर वो बंदा जब नीचे गिर जाता है पैराशूट के थ्रू, उसको जब गिरफ्तार करते हैं, वो यहाँ जब हमारे जेल में है और उसको उसके द्वारा अगर कोई मतलब बच्चे होते अगर उसके, तो मतलब उसके बच्चे और जो मतलब एम्बेसडर्स है, मतलब विदेशी मतलब एम्बेसडर्स है जो राजनयिक है, उनके बच्चों को नागरिकता जन्म से प्राप्त नहीं होगी। ये जो अपवाद है, ये अपवाद लगभग हर जगह होगा, हर जगह होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। थोड़ा मैंने टाइम लिया है तो अब आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया कि एक तो विदेशी जो राजनयिक है उनके बच्चे और एक जो अपने शत्रु विदेशी जो है उनके बच्चे, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी।
धारा 4 के अंदर है वंश से, फैमिली। भारत के बाहर अगर कोई अगर किसी का जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992, यदि पिता भारतीय नागरिक हो, इस डेट के बीच में अगर किसका भारत के बाहर जन्म हुआ है और उसके पिता भारत के नागरिक है, तो वो लड़का चाहे बाहर जन्मा है भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, 10 दिसंबर के बाद की कहानी क्या है इसमें, यदि माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, तो वहां पे तो पिता था कंपलसरी, या माता पिता में से कोई एक अगर होगा और उसका जन्म बाहर अगर हुआ है इंडिया से बाहर, तो वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा। 3 दिसंबर 2004, मतलब अभी की स्थिति क्या है, 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म का पंजीकरण 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में होना चाहिए। अगर किसी इंडियन कपल का मतलब लड़का या लड़की जो भी है, वो अगर बाहर इंडिया से बाहर उसका जन्म हुआ है, तो उनको ये करना होगा कि जहां पे भी वो है, जिस भी कंट्री में वो है, वहां पे मतलब इंडियन जो एम्बेसी है, उस इंडियन एम्बेसी के अंदर 1 साल के अंदर अंदर उस बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर वो नहीं करवाते वहां पे, तो फिर यहाँ पे भी आप उसके बाद अगर या होना चाहिए, या उसके बाद केंद्र सरकार की अनुमति से भी उस बच्चे को यहाँ की इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। ये वंश से आपको समझ में आ गया। ये अभी अभी मतलब हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। हमारे भी एक भाई साहब है जो दुबई में है, उनके लड़का हुआ है, तो उन्होंने भी यही जो जो रास्ता है वो अपनाया है कि उन्होंने जन्म के बाद मतलब भारतीय जो एम्बेसी है वहाँ पे दुबई में, वहाँ जाके उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तो वो फिर इंडिया का नागरिक, उनका जो लड़का है चाहे वो दुबई में पैदा हुआ है भारत के बाहर, वो इंडिया का नागरिक हो जाएगा पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। धारा 5, पात्रता, अवैध प्रवासी नहीं होने वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। तारों के नीचे से अगर नहीं आया है कोई, वो आवेदन कर सकता है इसके लिए। अब क्या क्या चीज है इसके अंदर, भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व 7 वर्षों तक भारत में निवास रहा हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में अगर रहा है, वो भारत का निवासी हो जाएगा। भारतीय मूल का होना चाहिए वो। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है, इससे समझ में आ गया। भारतीय मूल यहाँ ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। वो 7 वर्षों तक रहा है अगर इंडिया में, फिर अगर आवेदन करता है, मतलब पंजीकरण अगर करता है, भारत का नागरिक हो जाएगा वो। सेकंड, ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, ऑस्ट्रेलिया का कोई सिटीजन है और इंडिया के किसी सिटीजन से उन्होंने शादी कर ली अगर, और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व जब रजिस्ट्रेशन कराया, उससे पूर्व अगर वो 7 वर्षों तक सामान्यतः 7 वर्षों तक भारत में वो निवास कर रहा हो, उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। शादी करते ही नागरिकता नहीं मिलेगी, 7 साल कम से कम रहना पड़ेगा उसको सामान्यतः, तो उसको नागरिकता मिलेगी। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, ऐसे व्यक्तियों के अवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक है, ऐसे व्यक्तियों के जो अवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हैं, वो भी पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये जन्म से हो गया होगा, जो भारत के नागरिक मतलब बच्चा मतलब भारत का नागरिक मतलब क्या, वो जन्म से हो गया ना। जब जन्म हुआ यहाँ हुआ है, रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है यहाँ पे, वो भारत का नागरिक हो गया। तो ऐसे मतलब ऐसे व्यक्तियों के मतलब अवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो पंजीकरण के द्वारा मतलब वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। देशीकरण, आवश्यकता क्या है इसके अंदर, देशीकरण के द्वारा आवश्यकता क्या है इसमें, आवश्यकता है भारत में 12 वर्षों तक निरंतर निवास, पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष अगर इंडिया में कोई रहा है, तो उसके बाद में वो मतलब देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। टोटल जो मतलब निरंतर मतलब 12 सालों तक रहा है, लेकिन पिछले 14 वर्षों में 11 साल तक कम से कम रहा है वो, तो वो देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन जाएगा। आवश्यकता ये है। अब पॉइंट पढ़ते हैं बना के,
नागरिकता स्वीकार करने पर अन्य नागरिकता का परित्याग करना होगा। ये तो चलो मतलब आवश्यकता है ही, ये चीज तो फिक्स है ही है। लेकिन जब आप भारत के नागरिक बनेंगे ना, तो आपको मतलब बाहर की जो नागरिकता आपके पास जिस देश की नागरिकता मतलब अभी है उसका परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एकल नागरिकता का सिद्धांत है, वो परित्याग करना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और अच्छे नागरिक मतलब अच्छे चरित्र का होना चाहिए, तथा 8वीं अनुसूची जो हमने पढ़ी थी अभी, 12 भाषा है उसके अंदर, में वर्णित किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बराबर, किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए उसको, और चरित्र अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर देशीकरण के द्वारा जो भारत के अंदर नागरिक बनते हैं, जो धारा 6 में जो दिया हुआ है उस एक्ट के अंदर, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर, उसके अंदर जो अभी लेटेस्ट में संशोधन हुआ था 2019 के अंदर, उसके अंदर क्या लिखा गया है कि इस संशोधन के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले माइग्रेट 6 समुदाय, 6 कम्युनिटी है इसमें, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इसमें मुस्लिम्स नहीं हैं। इन 6 कम्युनिटी से कोई लोग अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से यहां आते हैं, के सदस्यों को भारत में निवास जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इन 3 कंट्रीज से कोई आए हैं लोग, इन 6 समुदाय से लोग जो भारत में आए, तो उनको यहाँ पे निवास करने की अनुमति दी जाएगी यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों से इन 6 कम्युनिटी के लोग जो भारत में आए हैं, उनको यहाँ रहने की परमिशन दी जाएगी। से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हो, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। उन्हें अवैध प्रवासी तारों से नीचे हुए से आप नीचे से आए हो, ये नहीं माना जाएगा उनको। ये एक अमेंडमेंट आया था 2019 के अंदर। उन्हें देशीकरण के माध्यम से, इस माध्यम से भारत से नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान किया जाएगा। इसका क्रक्स यही है कि इन 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से अगर इन 6 कम्युनिटीज के लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, तो उन्हें भारत में रहने की, जो वो निवास कर रहे हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले आने के बाद जब यहाँ पे निवास कर रहे हैं, ये अनुच्छेद, ये अमेंडमेंट 2019 में आया था, बराबर, वो जो निवास कर रहे हैं उनको निवास करने की अनुमति दी जाएगी, और उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और देशीकरण के माध्यम से अगर 6 वर्ष ये पूरे कर देते, पहले 11 वर्ष थे यहाँ पे, आपको 11 वर्ष तक रहना पड़ता था, तो आप ये देशीकरण के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया कि 11 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिए। मतलब क्या, ये 31 दिसंबर 2014 से पहले की इन्होंने बात करी है, और 2019 में ये एक्ट आया था, अमेंडमेंट आया था, तो 5 साल तो वैसे ही हो गए। तो इनके कहने का मतलब ये था कि 1 साल अगर कोई और रह जाता है यहाँ पे, 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोग इन 3 कंट्री से, इस 6 कम्युनिटीज के 1 साल अगर और रह लेंगे, तो उनको नागरिकता भी मिल सकती है देशीकरण के माध्यम से। नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान किया गया उनको, ठीक है। तो अभी आज की तारीख में तो जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे इन 3 देशों से, इन 6 कम्युनिटीज के लोग, तो भारत के नागरिक हो चुके, अगर उन्होंने पंजीकरण करवाया है तो वो हो चुके होंगे, बराबर। नेक्स्ट अभी अपन चलते हैं। एक अपवाद है इसके अंदर, जो अपने वो 6 शेड्यूल पढ़ा था, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 स्टेट्स हैं, इन 4 स्टेट्स के जो शेड्यूल एरियाज है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। अगर वहां पे वो लोग बसे हैं, अगर उन 3 कंट्रीज से आके उस 6 कम्युनिटीज के लोग, तो वहां पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है। अब धारा 7 के अंदर विलय द्वारा के से भी नागरिक भारत के बन सकते हैं। जब कोई विदेशी क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है, जैसे सिक्किम बना था 74-75 में, तब सरकार नागरिकता की पात्रता निर्धारित करेगी। ये 5वां रास्ता है इसका, मतलब भारत की नागरिकता मिलने का, जो धारा 7 के अंदर दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर लोप, मतलब समाप्ति कैसे होती है भारत की नागरिकता की।
तीन प्रकार है, अपने पहले देखे थे। पहला प्रकार है परित्याग। अगर आपने परित्याग कर दिया है भारत की नागरिकता का जो धारा 8 में लिखा हुआ है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? कोई नागरिक नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर सकता है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत किया जाता है। अगर कोई स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को परित्याग करता है, तो वो कर सकता है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने उसको रजिस्टर्ड करके। ये इसकी प्रक्रिया है। प्रभाव क्या होता है? पंजीकरण होने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर उन्होंने अप्लाई करा और पंजीकृत हो चुका है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये उसका प्रभाव है। युद्ध काल के दौरान ये पंजीकरण रोका जा सकता है। ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता ही होगा। युद्ध काल में काम क्या करेंगे वो, नागरिकता के ऊपर काम करेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे। ये ऐसा कुछ होगा उसमें, इसलिए उन्होंने ये डाला है। दूसरा अवयस्क बच्चे, इसमें क्या अवयस्क बच्चों की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। उनके फादर मदर अगर परित्याग करते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तो उनकी नागरिकता समाप्त होती है। अगर उनके अवयस्क बच्चे हैं तो उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन किंतु वो अवयस्क बच्चे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1 साल के अंदर पुनः भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, वो भी सेम रजिस्ट्रेशन के द्वारा। सक्षम प्राधिकारी से उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा 18 वर्ष के होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर, तो उनको पुनः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है वो अपन अभी यहाँ देखेंगे। धारा 9 में लिखा हुआ है। स्वतः समाप्ति कैसे होती है? किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मैं अगर किसी और कंट्री का नागरिक अगर बन जाता हूँ, वहां के नियमों के हिसाब से बनूंगा मैं, तो वहां के नियमों को मैं फॉलो करता हूँ कि 6 साल रहना होता है, 10 साल रहना होता है। अगर मैं वो सब कर रहा हूँ और मुझे वहां की नागरिकता मुझे मिल गई है, अगर वो मिल गई है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब मेरी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अपवाद ये वही युद्ध काल के दौरान ये लागू नहीं होता है। वंचन, धारा 10 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित आधारों पर सरकार द्वारा नागरिकता वापस ली जा सकती है। जो आपको नागरिकता मिली हुई है वापस भी ली जा सकती है। थ्योरी चीजें हैं उसमें, ऐसा कुछ है नहीं। पहली चीज, अगर आपने नागरिकता छल या मिथ्या के द्वारा ली है, अगर भारत के संविधान के प्रति आपका अविश्वास, अगर आप संविधान को नहीं मानते हो, तो भारत के संविधान को नहीं मानते हो, उसके प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, तो भी आपकी नागरिकता वापस छीनी जा सकती है। युद्ध काल के दौरान शत्रु के साथ व्यापार या संचार, वॉर टाइम जो हमारा शत्रु है, मतलब उनके साथ ही आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर कम से कम 2 वर्ष का कारावास, 2 साल की अगर जेल हो चुकी है आपको, अंडर ट्रायल नहीं, जेल हो चुकी है आपको, मतलब निर्णय आ चुका है आपके केस के ऊपर, और नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर, बाद में नहीं, नागरिकता प्राप्त करी और 5 साल के अंदर अंदर आप 2 साल के लिए आपको सजा हो गई है, नागरिकता खत्म हो जाएगी। 7 वर्षों तक भारत के बाहर निवास किया अगर आपने, इनके अलावा, सिवाय इनके अलावा, जैसे विद्यार्थी है, सरकारी मतलब विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं बाहर, काफी लंबी टाइम तक वहां रहते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे कि एम्बेसडर, इंडिया के एम्बेसडर बाहर जाते हैं हर कंट्री में, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं बराबर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वो कर्मचारी, या फिर मतलब यूएनओ के कोई मेंबर्स होते हैं जो हमारे यहाँ से भी बाहर जाते हैं, बाहर से भी यहाँ आते हैं। इनके अलावा जो भी नागरिक 7 साल तक भारत से बाहर रह रहा है, उन व्यक्तियों के या सदस्य, या मतलब उन व्यक्तियों की जो नागरिकता बनाए रखने के लिए भारतीय दूतावास में पंजीकृत हो, 1, 2, 3 और ये 4, इनके अलावा अगर कोई 7 वर्षों तक बाहर रहा है, तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब सरकार समाप्त कर सकती है, मतलब वापस ली जा सकती है। अब इसके अंदर ये 3 तरह की मतलब टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। ये थ्योरेटिकल चीज है, इसमें कुछ भी समझाने लायक है नहीं। डेफिनेशन दी हुई है, मतलब एनआरआई की डेफिनेशन दी हुई है, क्या होती है एनआरआई, क्या होता है पीआईओ, मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति क्या होते हैं, वो डेफिनेशन क्या है वो यहाँ लिखी हुई है। सिंपल सी डेफिनेशन है, मेरे समझाने से कोई मतलब ही नहीं, फालतू टाइम वेस्ट होगा ये। और मतलब ओसीआई क्या है, मतलब भारत के प्रवासी नागरिक कौन कौन होते हैं वो, एक तो इनकी इसमें मतलब परिभाषा दी हुई है, और इनमें से मतलब वीजा की रिक्वायरमेंट किस किस को होगी और किस तरह की होगी वो लिखा हुआ है। फिर स्थानीय जो पुलिस है यहाँ पे,
उनके साथ रजिस्ट्रेशन किस किस को करवाना है, कितने दिनों में मतलब करवाना होगा, वगैरह वगैरह यहाँ दिया हुआ है। मैं पढ़ के बता दूं तो उससे कोई मतलब नहीं है, बट इजी सब लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप वो पढ़ सकते हैं इजीली। इसका क्वेश्चन आना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, ठीक है। अगर इसका जहां से आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि एनआरआई, पीआई, ओ और ओसीआई, इनमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो कहां से बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें मतलब मेरा कोई रोल नहीं है। इस पर ज्यादा टाइम भी वेस्ट मत करना। एनआरआई को क्या लाभ होगा, भारतीय मूल वाले को क्या लाभ होगा, और जो भारत के अंदर जो प्रवासी है उनको क्या लाभ होगा, ये मतलब लिखा हुआ यहाँ पे। मैं मतलब पढ़ के ही बता दूं उससे तो क्या मतलब होगा। भारत में वो क्या क्या मतलब गतिविधियां कर सकते हैं, ये तीनों तरह के लोग। नागरिकता की पात्रता मतलब स्टेटस उसका क्या होगा, ये तो भारत का नागरिक होगा, एनआरआई जो होगा वो भारत का नागरिक ही कहलाएगा। इनके अंदर ये कुछ है, मतलब टर्म्स दी हुई है, शर्तें दी हुई है, वो आप पढ़ लेना, उसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है एक तो कि ये जो मतलब पीआई होता है, मतलब भारतीय मूल के मतलब व्यक्तियों, जो जो व्यक्ति थे, जो व्यक्ति थे उनके लिए जो मतलब कार्ड बनते थे, भारतीय जो मूल के मतलब व्यक्तियों के कार्ड, ये जो योजना थी ये समाप्त कर दी गई थी, तथा इसे 9 जनवरी 2015 को भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड योजना के साथ विलय कर दिया गया था। ये डेट याद रखना आप, ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है ये, और जो अभी आने वाला है, ये जो जो थ्योरी लिखी है यहां से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके आगे जो एक टॉपिक आएगा, एक सेकेंड, हाँ यही है, ये शायद मेंस में भी आया था लास्ट ईयर 2023 में। ये क्वेश्चन था मेंस के अंदर, सेम क्वेश्चन था ये पूछा गया था 5 नंबर के अंदर कि मतलब आधार, मतलब ओसीआई पंजीकरण के निरस्तीकरण के आधार क्या है, बराबर। और ये जो आधार था ये लिख के आने थे, और 5 में से 5 नंबर आपको मिल जाते हैं वहां पे। तो इसके मतलब ओसीआई का जो जो रजिस्ट्रेशन आपने मतलब करवाया है, तो उसके भी निरस्तीकरण मतलब उसको भी कैंसिल किया जा सकता है तो गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके क्या क्या आधार थे, तो केंद्र सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में ओसीआई जो कार्ड है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका, उसको निरस्त कर सकती है यदि यह धोखाधड़ी या मिथ्या प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है। तो थोड़ी चीजें क्या ही बताऊं, यदि व्यक्ति पंजीकरण के 5 वर्षों के भीतर अपराध में दोष सिद्ध होकर 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास, सेम कंडीशन, 5 साल के अंदर अंदर उसको 2 साल का कारावास, सेम कंडीशन है। भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर भी निरस्तीकरण किया जा सकता है। अगर वो यहाँ पे वो सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब इन चीजों का अगर वो नहीं मान रहा है, तब भी वो निरस्त हो सकती है उसकी, मतलब ओसीआई का जो कार्ड है उसका वो निरस्त हो सकता है। यदि किसी लॉ विधि का उल्लंघन किया गया हो, या व्यक्ति ने अवैध रूप से किसी शत्रु विदेशी के साथ संचार या व्यापार किया गया था, सेम कंडीशन जो ऊपर लिखी हुई थी। ये 4 कंडीशंस के अंदर आधार है कि वो मतलब ओसीआई की जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त किया जा सकता है। अब ओसीआई एक लाइन और लिखी हुई है, निरस्तीकरण से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ओसीआई कार्ड धारक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अब इसमें से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। मैं कह रहा था ना कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन तो कैसे बनेगा, यहाँ पे 5 चीजें दी हुई है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट दिए हुए, ठीक है। वहां पे आपको क्या, वो क्या करेगा, इनमें से या तो कोई 3 पॉइंट देगा या फिर कोई 4 पॉइंट देगा, बराबर। 3 पॉइंट अगर देगा तो वो जो उसने चौथा पॉइंट दिया है वो गलत होगा। ये भी दिया हुआ होगा उसके अंदर कि उनको अपना पक्ष रखने के मतलब उचित अवसर दिया जाएगा उनको। आप जिसका ओसीआई जो रजिस्ट्रेशन है वो आप निरस्त कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो मतलब उन कैंडिडेट्स को सुनने का मतलब उनको मतलब उचित अवसर दिया जाएगा। ये भी एक वहां ऑप्शन में दिया हुआ होगा जो कि आपको गलत लगेगा, जबकि ये गलत नहीं, ये सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनमें से कोई 3 दिए जाएंगे और 1 गलत दिया जाएगा। फिर वो पूछेगा ए बी सी सही है,
BCD सही है, ABCD सब सही है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके ये मतलब मेंस में तो बना ही बना था, ये प्रीलिम्स में भी बन सकता है, ये याद रखिएगा। ये 5 की 5 जो शर्तें हैं, जो आधार है, 4 आधार है और एक उसकी टिप्पणी के हिसाब से आप कह सकते हैं, वो आपको पढ़ना। बाकी ये तो चीजें बहुत इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन तो बन ही सकता है। ये 4 दिए हुए ना, कोई 3 दे देगा और एक कुछ गलत दे देगा वो, ठीक है। यहाँ से भी ये भी आपको पढ़ना है। OCI कार्ड धारकों से संबंधित अन्य तथ्य क्या है? OCI कार्ड धारक को चुनावों में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। OCI कार्ड धारक जो है वो, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। OCI कार्ड धारक किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ नहीं सकता है, वोट नहीं दे सकता है, चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। सरकारी नियुक्ति पदों पर भी उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। और भारत में मतलब कृषि भूमि खरीदने की उसको मतलब अनुमति नहीं होती है। ये 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम में। या तो इससे क्वेश्चन आएगा या इससे, या फिर वो 2015 वाली जो डेट मैंने आपको बताई थी वहां से क्वेश्चन इजीली एग्जाम में आ सकता है। ये डेट जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, ये डेट, इस डेट से क्वेश्चन आ सकता है। चलो अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं, बहुत लंबा समय वैसे भी हो गया है। हाँ, सबसे बड़ी कहानी है ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देखो क्या होता है कि हमें संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं कि ऐसे अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब वो अधिकार जो अगर पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर सरकार उनको पूरा नहीं कर पा रही है, रूलिंग गवर्नमेंट अगर उनको पूरा नहीं कर पा रही है, तो हम उसके लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। किन किन आर्टिकल्स के थ्रू जा सकते हैं वो भी मेंशन है यहाँ पे। वो हम जैसे जैसे ये अपन पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ही अपन को हम कंप्लीट मतलब पढ़ रहे हैं बराबर। हम जो मतलब 5 से 11 पढ़ लिया, अब अपन 12 से 31 सी पढ़ेंगे, फिर 31 से मतलब 35 तक जो है वो पढ़ेंगे। फिर अपन DPSP पढ़ेंगे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। इसी तरह से फिर अपन संघ पढ़ेंगे, फिर राज्य पढ़ेंगे, फिर मतलब आपातकाल वगैरह जो मतलब सब कुछ पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स है उसके हिसाब से अपन पढ़ेंगे उसको। जैसे जैसे आगे चीजें आती जाएगी वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया वो अधिकार है जो अगर वो पूरे नहीं हो रहे हैं मौलिक अधिकार, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर हम अपील कर सकते हैं कि हमारा ये मौलिक कोई मतलब पर्सनल मतलब पार्टिकुलर मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसमें फिर कोर्ट हस्तक्षेप करेगी और सरकार को निर्देश देगी। अगर उसको लगता है कि सरकार ने किसी कानून के थ्रू या किसी मतलब ऑर्डर के थ्रू कोई ऑर्डर जारी कर दिया है, कोई गाइडलाइंस जारी कर दी है, कोई बाइलॉज बना दिया है, या फिर मतलब कोई कानून बना दिया है, तो और वो चीज़ों से अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है अगर, तो फिर कोर्ट उसको मतलब गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकती है कि आपने ऐसा किया है, ये गलत है और ये हम इसको निरस्त करते हैं। उस कानून को, उस ऑर्डर को, उस बाइलॉज को, उस अधिसूचना को, किसी को भी कोर्ट जो है वो निरस्त कर सकती है अगर उसको लगता है कि इससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये है मौलिक अधिकार जो है ये लिए कहां से गए? यूएसए से लिए गए। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करेंगे तो वो यूएसए सबसे पहले अपने माइंड में आ जाना चाहिए। ये क्या, कहां से क्या चीज ली हुई है, हमने वो ऊपर पढ़ा भी था, लेकिन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अमेरिका सबसे लेटेस्ट फॉर्म जो कंट्रीज है वो है, सबसे लेटेस्ट बनी है। अमेरिका को का इतिहास कोई भी हजारों साल पुराना नहीं है, 3-4 साल का इतिहास है उसका। 3-4 साल पहले ही बनी है वो कंट्री ही पूरी। तो उन्होंने मतलब मौलिक अधिकार को सबसे मतलब ज्यादा मतलब वो दिया था, वरीयता दी थी उन्होंने। तो हमने जो मौलिक अधिकार जो इसमें सम्मिलित किए है वो प्रेरणा हमें मिली थी अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है, से हमें ये प्रेरणा मिली है। भारत में मौलिक अधिकार किसी अन्य देश, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मौलिक अधिकारों से भी विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। हमारे यहाँ पे क्या है, एक ही मौलिक अधिकार के अंदर और भी बहुत सारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं, उसका स्कोप बहुत सारा है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, जैसे ना स्वतंत्रता का अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, उसमें पता नहीं कितनी स्वतंत्रता के अधिकार है। आपको सोने का भी आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपकी नींद में कोई खलल पैदा करता है, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि ये मुझे सोने नहीं दे रहा है, ये आपका मौलिक अधिकार है सोना। यहां तक कि कुछ टाइम पहले ही मैंने पढ़ा अखबार में,
एक दो दिन पहले ही, या पता नहीं थोड़ा दिन ज्यादा हो गया होंगे, उसमें एक और मौलिक अधिकार ऐड किया उस 21 के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर, कि हाईवे पे सेफ जर्नी आपके लिए हो, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। हाईवे पे आप जब ड्राइविंग कर रहे हो तो वो सेफ आपकी जर्नी रहे, ये भी मौलिक अधिकार है। ये कोर्ट ने इस अधिकार को भी आर्टिकल 21 की मतलब व्याख्या के अंदर शामिल किया है अभी अभी मतलब लेटेस्ट में। तो बहुत अधिक विस्तृत है और विस्तृत रूप से दिए गए हैं, चाहे मतलब अमेरिका से लिए गए अपन प्रेरणा वहां से लेके, लेकिन उससे भी ज्यादा विस्तृत तरीके से मौलिक अधिकार इंडिया के अंदर है। इसलिए उन्हें उचित रूप से मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब एक फंडामेंटल चीज है, मतलब बहुत स्पेशल चीज है, मतलब भारत के अंदर के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए वो एक तरह से मतलब भारत का मतलब मैग्ना कार्टा के रूप में काम करता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे ना यहाँ पे ये एरो में, ये वो पॉइंट्स है जो हमने यूपीएससी, अदर पीसीएस, एसएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को पढ़े हम लोगों ने, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़े। एक बहुत गहन रिसर्च करने के बाद मौलिक अधिकार से जितने भी स्टेटमेंट आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, उस ऑप्शन के अंदर, तो मौलिक अधिकार की क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आए, मौलिक अधिकार दिया हुआ होगा यहाँ पे, 4 मौलिक अधिकार दिए हुए होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, और यहाँ पे वो मौलिक अधिकार कौन सा वो दे रखा होगा, आपको तो मिलाना पड़ेगा बस ऐसे। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है अगर, तो कोई मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बराबर। जो मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर मतलब आएगा तो एनालिटिकल कोई मतलब अगर मतलब क्वेश्चन आता है तो वो किस तरह का क्वेश्चन होगा, वो ऑप्शन के अंदर वो क्या क्या देगा। आपने डिटेल में अगर मतलब मौलिक अधिकार नहीं पढ़े, मैं तो ये कह रहा हूं डिटेल में पढ़ने के बाद भी अगर आपने वो लाइंस नहीं पढ़ी है जो आप ऑप्शन में दे रखी है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नहीं है, आपने ड्राफ्ट नहीं किया है संविधान, इतना नॉलेज नहीं है आपको, मुझे भी नहीं है, किसी को नहीं हो पाता है बराबर। तो हम लोगों ने क्या करा है, इन सारे आज तक के जितने भी मतलब मौलिक अधिकार के कोई टफ से टफ क्वेश्चन आ रखे किसी भी एग्जाम में, उसका हम लोगों ने निचोड़ निकाल लिया, और जितने भी लाइंस ऐसी बन सकती है जो हमें एग्जाम में ऑप्शन के अंदर दी जाए और हमें मतलब कंफ्यूज करे कि यार ये क्या, ये जो लिखा है वो सही है या गलत है। वहां तो ये पूछेगा ना कि दोनों एबीसी स्टेटमेंट में से ए भी सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ऐसा जो क्वेश्चन आता है ना, तो वो जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है वो हम ऐसे ही मतलब पता नहीं कर सकते अगर आपने उसको पहले नहीं पढ़ा है। तो वो स्टेटमेंट अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट वो स्टेटमेंट आपने बहुत ज्यादा नॉलेज ले लिया मतलब मौलिक अधिकार का, फिर भी अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट में आता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो चांसेस पूरे रहेंगे कि आप उसको गलत करेंगे। लेकिन हमने इसी का तोड़ निकाला है, हमने वो जितने भी स्टेटमेंट आ सकते हैं मौलिक अधिकार के मतलब अप्लाइड क्वेश्चन के अंदर, एनालिटिकल क्वेश्चन के अंदर, वो सारे के सारे स्टेटमेंट हमने निकाल दिए हैं और वो यहाँ पे लिख दिए हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन भी लिखी हुई है, देखो ये क्या है, मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू ये है, इसमें मैंने एक लाइन भी लिखी है कि प्रारंभिक परीक्षा में विश्लेषणात्मक प्रश्नों के समाधान में सहायक, ये पॉइंट सहायक है, डायरेक्ट वहां लिखा हुआ होगा ये पॉइंट, ये जितने पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये डायरेक्ट वहां ऑप्शन में लिखे हुए होंगे, आपको डायरेक्ट टिक करना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो फंडामेंटल राइट सारे के सारे अच्छे से डीपली पढ़ने के बाद भी वो आप उसको डायरेक्ट टिक नहीं कर पाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा और उसमें भी गलत होने के चांस रहेंगे। लेकिन ये अगर आपने डायरेक्ट वो लाइन ही पढ़ ली पूरी जो पूरी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो फिर आपके गलत होने के चांस नहीं होंगे। और ये मतलब हमारी टीम ने यहाँ पे बहुत बहुत मेहनत करी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके लिए सारी मेहनत करी है, इसलिए आपको अच्छे से सुनना है मुझे मैं क्या बता रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट सारे जो मैं क्लियर कर रहा हूँ वो आपको समझना है। उसके बाद में आपका काम एक ही रह जाता है कि घर पे वापस उसको पढ़ना है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करना है, समझ के स्टोर करना है, रट के करना है, जिस भी तरह से करना है कि आप पर्सनली किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को, उस फैक्ट को स्टोर कर सकते हैं और एग्जाम में उसको याद करके अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका काम है। मेरा काम यहाँ पर समझाना है, आपका काम आसान करना है कि आपका एग्जाम में अगर सॉल्व करो कोई क्वेश्चन तो जरा टाइम भी ना लगे और डायरेक्ट वही लैंग्वेज दिखे वहां पे क्वेश्चन में और ऑप्शन में जो अपन यहाँ पढ़े, ये हमारा काम है।
और मतलब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझाना है, ये हमारा मतलब मेरा काम है, ये मैं कर रहा हूँ, बाकी काम आपका जो आपको करना है। पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है कि संसद इन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित कर सकती है। ठीक है, मतलब ये जो मौलिक अधिकार है इनके अंदर संशोधन हो सकता है, बशर्ते संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन ना किया जाए। मूल संरचना आपने पहले भी थोड़ी सी पढ़ी थी, बराबर, आगे भी आएगी। ये जो मूल संरचना का जो मतलब कॉन्सेप्ट है, ये मूल जो मतलब मौलिक अधिकार से ही वो बाहर निकला है, तो अपन अभी उसको पढ़ेंगे, आगे आएगा ये। तो पहली लाइन ये है कि संसद मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन कर सकती है, ध्यान रखना, कर सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है सरकार को कि मूल संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। जो संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हार्म नहीं हो, वो वायलेट ना हो, ये ध्यान रखना है, पहली चीज ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या दे रखा है कि ये अधिकार जो है मौलिक अधिकार, ये निरपेक्ष नहीं है, मतलब बोलने का अधिकार है तो कुछ भी बोल लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है तो कोई भी स्वतंत्रता आपको मिल गई, कुछ भी करो आप, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब कुछ ना कुछ आपके ऊपर, एक शब्द यहाँ लिखा हुआ, युक्ति संगत प्रतिबंध आपके ऊपर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा ऑप्शन के अंदर, इसी लैंग्वेज में, ध्यान रखिएगा आप। ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ये राज्य द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था, एक एग्जांपल है कि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए या फिर नैतिकता के लिए या फिर सुरक्षा आदि के हित आदि ना, बहुत सारे होंगे ऐसे, हर मौलिक अधिकार के अलग अलग अपने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, यहाँ खाली 3 दे रखे हैं, आदि के हित में, वो जो अपन पढ़ेंगे ना अलग अलग, तब एग्जैक्ट क्या क्या है वो रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब युक्ति संगत प्रतिबंध, वो अपन पढ़ेंगे। आदि के हित में लगाए गए युक्ति संगत प्रतिबंधों के अधीन होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। हर एक्ट का कोई ना कोई युक्ति संगत मतलब प्रतिबंध उसके ऊपर लगाया जाता है, लेकिन अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की जो रोकथाम है उसके ऊपर वो निरपेक्ष है, उसके लिए कोई भी युक्ति संगत प्रतिबंध नहीं है, वो मतलब वो निरपेक्ष है। ठीक है, ये मुख्यतः नागरिकों, ये लाइन जो दी हुई है ना, ये जो लाइन मैंने आपको पहले ही बोला है, ये जो लाइन दी हुई है, लाइन डायरेक्ट एग्जाम में आएगी, और एग्जाम में अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ी है ना, तो एग्जाम में फिर सोचने को मजबूर हो जाओगे, हो सकता है गलत भी कर दोगे। तो यहाँ पे आपको लाइन में डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, ये मुख्यतः नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते हैं। राज्य कुछ भी कर देगा, ये नहीं हो सकता। ये मौलिक अधिकार संरक्षण करते हैं राज्य की मनमानी कार्रवाई के लिए, मतलब कार्रवाई को रोकने के लिए, मतलब उससे मतलब संरक्षण प्रदान करते हैं। जबकि कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी, के विरुद्ध भी संरक्षण अधिकारों, सॉरी मतलब निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी मतलब प्रवर्तनीय होते हैं। सिर्फ सरकारी के खिलाफ ही हम मतलब कोर्ट में जाए कि इन्होंने मतलब मौलिक अधिकार हमारे पूरे नहीं किए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ अधिकारों के केस में आप जो मतलब निजी संस्थान है उनके खिलाफ भी अपने मतलब मौलिक अधिकारों के हनन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब वो है, ये निजी व्यक्ति भी याद रखिएगा, निजी भी होता है इसमें, सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ ही, निजी भी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, कुछ अधिकार राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करते हैं, राज्य की शक्ति को होल्ड करते हैं। रेस्ट्रिक्शंस राज्य की शक्ति पर, मतलब सरकार, यूनियन की शक्ति या स्टेट कोई भी, उसकी शक्ति पे प्रतिबंध करते हैं, उसको के रूप में कार्य करते हैं। मतलब नकारात्मक है। नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक अधिकार, ये पॉइंट, ये लाइन, ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रतिबंध का मतलब नकारात्मक, ठीक है, और विशेषाधिकार प्रदान करते हैं मतलब सकारात्मक। तो ये दो तरह से होता है कि कुछ अधिकार राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करते हैं, मतलब कुछ ऐसे मतलब नकारात्मक अधिकार भी हैं जो राज्य की शक्ति पे प्रतिबंध के रूप में कार्य करते हैं, जबकि अन्य अधिकार सकारात्मक अधिकारों और विशेषाधिकारों का को प्रदान करते हैं। वो सकारात्मक अधिकार अपन कह सकते हैं। ये वर्ड्स यहाँ पे आप माइंड मत करना, जो पॉजिटिव है वो ये है, जो नेगेटिव है वो ये, और ये वर्ड है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है,
नेक्स्ट, ये लाइन भी वहां पर डायरेक्ट दी हुई होगी ऑप्शन के अंदर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये कार्यपालिका के दीर्घंकुशता और विधायिका की मनमानी कार्रवाई को रोककर लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हैं। कार्यपालिका के दीर्घंकुशता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो भी कुछ मतलब गलत मतलब मनमानी कोई मतलब कार्रवाई ना करे वो, और विधायिका जो मतलब लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाते हैं, मतलब उनकी मतलब मनमानी जो कार्रवाई है उसको भी रोकता है और उससे फिर लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है। ये मौलिक अधिकार वो है जो एग्जीक्यूटिव की मनमानी कार्रवाई को रोकते हैं, लेजिस्लेचर की मनमानी कार्रवाई को रोकते हैं और उससे लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान रखना है। ये सारे स्टेटमेंट जो मैंने यहां लिखे ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, सीधा एग्जाम में वो क्वेश्चन ही आता है, फिर कहते हैं हमारे यहां से आया है। ये लाइन दी हुई थी क्या? अगर ये लाइन एग्जाम में आती है, अगर ये लाइन एग्जाम में आती है आपके वहां पे, ये लाइन आपने पढ़ी है क्या कहीं पे? स्टेटमेंट में ये लाइन आएगी वहां पे, आपको समझना पड़ेगा। फिर सारे के सारे जो है अधिकार, मौलिक अधिकार, उनको सोचना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार ये ऐसा है तो इधर जो लिखा है वो सही है या गलत है, सोचना पड़ेगा आपको एग्जाम में। वो काम आपका आसान कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायपालिका के माध्यम से इन्हें विधिक रूप से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था, अगर ये अधिकारों का मतलब उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट के द्वारा इनको लीगली मतलब परिवर्तित कराया जा सकता है कि आपको वो अधिकार मिले, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको वहां ऑप्शन में मिल सकता है। ये अधिकार नागरिकों द्वारा राज्य के विरुद्ध संवैधानिक दावों के रूप में कार्य करते हैं, न कि इसके विपरीत। नागरिकों द्वारा राज्य के विपरीत संवैधानिक दावा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम है, ये हमें ये मिलने ही चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है, वो ये है मौलिक अधिकार। स्टेट नागरिकों के खिलाफ नहीं कर सकता, इसके विपरीत नहीं है ये, ना कि इसके विपरीत। नागरिक गवर्नमेंट के खिलाफ संवैधानिक दावे लगा सकता है, ये है मौलिक अधिकार। ऐसा नहीं कि मतलब नागरिक के खिलाफ सरकार लगा सकती है, सरकार क्या लगाएगी? सरकार को तो मौलिक अधिकार देने हैं नागरिकों को, अगर वो नहीं देती है तो नागरिक जाएंगे ना कोर्ट में, सरकार थोड़ी जाएगी कोर्ट में कि ये नागरिक अधिकार हमने इनको दिए और ये ले नहीं रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। देने वाले तो वही है, जब देने वाले वही तो पालन भी उसको करना है, बराबर। हमारे केस में होता अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं मानते, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है कोर्ट में, वो मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, उसके लिए सरकार कोर्ट में नहीं जा सकती कि भाई इन्होंने जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है आर्टिकल 51A में, उसमें वो जो भी मतलब ड्यूटीज दे रखी है वो ड्यूटी अगर हम पूरी नहीं करते हैं हम नागरिक, तो सरकार कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि वो प्रवर्तन नहीं, मतलब कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कोर्ट के अंदर इन्फोर्सेबल है, कोर्ट पूरे करवाएगा, वो फंडामेंटल राइट्स आपको दिलवाएगा अगर सरकार नहीं दे रही है तो ये जो है ये संवैधानिक दावे हैं नागरिकों के सरकार के खिलाफ। राज्य, सॉरी सरकार बार बार वर्ड आ जाता है, राज्य हमें यहाँ यूज करना है। राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, उसके खिलाफ संवैधानिक दावे, ना कि इसके विपरीत। ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा आप, ठीक है। अब थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 358, आर्टिकल 358 एंड 359 पढ़ेंगे पर जब आएगी इमरजेंसी। 359 के अंतर्गत इन्हें निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 358 एंड 359 को पूरा करने के लिए इन्हें निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, इनको छोड़ के, ठीक है। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के अंदर भी आर्टिकल 20 और 21 नहीं हो सकते निलंबित, याद रखिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आर्टिकल 19 मतलब मौलिक अधिकार जो मतलब 19 में लिखा हुआ है वो के अंतर्गत प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार, मतलब आर्टिकल 19 के अंदर ABCDEFG से 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, केवल उस स्थिति में स्वतः निलंबित होते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल जो है, जब नेशनल इमरजेंसी जो है वो बाह्य कारणों से लगी है, बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, बाहर से किसी ने हमला किया हो, तो ही मैंने कहा ना कि 358 और 359
में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारे के सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, 20 और 21 को छोड़ के, मतलब 19 भी होगा, लेकिन 19 तभी होगा जब वो नेशनल इमरजेंसी बाहर के किसी मतलब कारण, मतलब बाह्य आक्रमण की वजह से वो नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया है, तो ही 19 के 6 अधिकार, जो 19 के अंदर 6 अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंदर, वो तभी निरस्त हो गए, सस्पेंड हो गए, जब राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, तो ही होंगे बाह्य आपातकाल, ठीक है, न कि तब जब आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया गया, मतलब आंतरिक आपातकाल, मतलब इंटरनल को डिस्टर्बेंस अगर हुआ है, सेना खिलाफ हो गई सरकार के, या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर कुछ हुआ है और उसकी वजह से अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया 358 359 के अंदर, तो 19 भी सस्पेंड नहीं होगा, बराबर, 2021 तो नहीं होंगे, 19 भी नहीं होगा। अगर वो इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से राष्ट्रपति ने लगाई है, तो इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, पीएम को पूछ के। ये अमेंडमेंट हुआ था कि उसमें आपको कैबिनेट को पूछना पड़ेगा, कैबिनेट को पूछने के बाद ही आप नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। वो अपन आगे पढ़ेंगे जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब मौलिक अधिकारों का संवैधानिक वर्गीकरण, ये 7 तरह से, संविधान में कुछ ऐसे 7 तरह से नहीं लिखे हुए, अपन ने पढ़ने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए उसके लिए अपन यहाँ पर ये सब अपन ने लिखे कि हम समानता के अधिकार है सॉरी, वो 14 से 18 तक दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो 19 से 22 तक दिए हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 और 24 में दिए हुए हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार भी दिए हुए, मौलिक अधिकार है वो दिए हुए 25 से 28 के अंदर। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में दिया गया था उसको निश्चित कर दिया, मतलब खत्म कर दिया गया उसको। अभी ये संवैधानिक और वैधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो अधिकार है वो, इसकी कहानी अभी यहाँ आएगी, आगे अपन पढ़ लेंगे। इसको निरस्त करके फिर कहाँ डाला गया, ये अभी संविधान में कहीं है भी कि नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी, वो पढ़ेंगे अपन। लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मेरा अम्बेडकर जी की, जिसको आत्मा, जिसको सोल कहे, वो यही है, अनुच्छेद 32, ठीक है। ये 7 तरह के इसमें दे रखे हैं, तो अभी ये वाला नहीं है, तो अभी 6 ही है, ठीक है। चलते आगे, इसको अपन एक एक पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये अगर आप याद नहीं करोगे तब तो चलेगा कि समानता के अधिकार 14 से 18, ऐसा नहीं, आपको एक एक याद करना पड़ेगा। 12 से लेके पूरे मतलब 35 तक आपको याद करने पड़ेंगे। पहले अपन राइट टू प्रॉपर्टी वाली बात पढ़ लेते हैं, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में दे रखा था मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणियों से हटा दिया गया था, ठीक है। इसके पश्चात इससे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A, भाग 12 300A आर्टिकल के अंतर्गत एक विधिक तथा संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। मौलिक अधिकार अब नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब मेरा ये मौलिक अधिकार है कि मुझे ये जमीन ये मेरी है तो ये मेरी ही रहनी चाहिए, अब ऐसा नहीं है। सरकार कुछ परिस्थितियों में आपकी जमीन ले भी सकती है, वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ जो होगा। तो अब मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार अब नहीं रहा ये राइट टू प्रॉपर्टी, अब आपका संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार कैसे है? वो अधिकार जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। कहां किया गया इसका उल्लेख? संविधान में आर्टिकल 31 में था, तो निकाल दिया वहां से। अब कहां पे? अब यहां पे अनुच्छेद 301 के अंदर जो भाग 12 में है, ठीक है। संवैधानिक विधिक का मतलब क्या? कोई ना कोई एक्ट है, जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट है, बहुत सारे ऐसे एक्ट है मतलब लैंड से रिलेटेड, तो वहां पे भी आपको अधिकार दिए गए किसानों को या फिर जनरल जो पब्लिक है उसको अधिकार दिए गए मतलब लैंड से रिलेटेड। तो वो मतलब विधिक अधिकार भी है राइट टू प्रॉपर्टी का,
और संवैधानिक अधिकार भी है राइट टू प्रॉपर्टी का, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है जो इसके अंदर पहले था 1978 से पहले। ये 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया था। ठीक है, ये चीज ऐसे की ऐसे एनसीईआरटी में दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, मेंस में भी आ सकता है ये 5 नंबर का क्वेश्चन। अब थोड़ा कुछ मतलब फैक्चुअल जानकारी इसमें है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 के अंदर जो आर्टिकल दिए गए वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं होंगे। 15, 16, 29 और 30 ये सिर्फ इंडियन जो सिटीजन्स है उनके लिए ही है। उसके बाद में 14 और 20 से 28 इसके अंदर जो अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए गए, ये भारत के नागरिकों को भी मिलेंगे और भारत के बाहर के नागरिक है उनको भी मिलेंगे। ठीक है, किंतु शत्रु विदेशियों को इससे अपवर्जित रखा गया है, बाहर रखा गया है। शत्रुओं को, जो शत्रु है हमारे यहाँ पे, जो भी आप जो मतलब विदेशी मतलब शत्रु है उनको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब परिभाषा दी गई है इसमें, मतलब आर्टिकल 12 के अंदर, वो हम देख लेते हैं। राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होगा? तो राज्य क्या होगा, सिंपल परिभाषा दे रखी है यहाँ पे, आप देख लीजिए। राज्य शब्द में केंद्र सरकार, संसद, राज्य की सरकारें, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि तथा अन्य सभी प्राधिकरण सम्मिलित है, अर्थात वैधानिक और अवैधानिक दोनों। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, राष्ट्रीयकृत बैंक, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है, एसबीआई, बीओबी, जो भी सारी बैंक है, वो सारे के सारे एक तरह से राज्य की परिभाषा, मतलब इन चीजों, ये जो मतलब ऑफिसेज है सारे के सारे, ये राज्य में काउंट है। मतलब राज्य मतलब जिनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर वो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो खाली सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, इन सबके खिलाफ, ये सब राज्य की डेफिनेशन में आएंगे। ये आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। राज्य की डेफिनेशन क्या क्या होगी, सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है इन सब के खिलाफ आप जा सकते हो। इनमें से कोई भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, ये जो भी सारी चीजें लिखी हुई है इनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो और अपने अधिकारों की हनन की बात कर सकते हो। अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो वो उस कंपिटेंट जो अथॉरिटी है जो आपके अधिकारों का हनन कर रही है उसको बुला के उससे जवाब तलब कर सकती हैं, और या फिर जो भी उन्होंने मतलब ऑर्डर वगैरह कुछ पास किया तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नील, वॉइड घोषित कर सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यदि कोई निजी निकाय, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या एजेंसी राज्य के साधन के रूप में मतलब फंडिंग अगर उसको मतलब राज्य के द्वारा मिल रही है किसी निजी संस्थान को भी, तो वह भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में सम्मिलित की जाएगी। ठीक है, क्या समझाओ इसको? ठीक है, अब आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल विधियां। ये आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ना है, इसको आप अच्छे से आपको समझना है। तो यहां से ही कोर्ट को शक्ति मिलती है आपके मौलिक अधिकारों के बारे में मतलब जांच बैठाने की, सुनवाई करने की वगैरह वगैरह, जो मतलब पुनरावलोकन, जो मतलब जुडिशियल रिव्यू है उसकी पावर आप मतलब कोर्ट को यहाँ से मिलती है 13(2) से, और पढ़ेंगे अभी। तो ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना 14, 15, 16, 17, 18 ये जो 35 तक दे रखे, ये जितने इंपॉर्टेंट है ना उतना ही इंपॉर्टेंट ये एक आर्टिकल 13, 13(1), 13(2) और 13(3) इंपॉर्टेंट है, और 13(4) ये, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें 13(2) है। ठीक है, पढ़ते हैं अपन 13(1). इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई भी पूर्व संविधान बनने से पहले विधि, कानून, कोई भी कानून जो संविधान बनने से पहले बना गया है जो कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, मतलब मौलिक अधिकारों का हनन करता है, वह उस असंगति की सीमा तक शून्य होगी। अगर कोई कानून 26 जनवरी 1950 से पहले बना हुआ है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है ना यहाँ पे, आईपीसी, सीआरपीसी, ये पहले अंग्रेजों के टाइम पे बने हुए, इनमें से ये जो कानून है इनमें कोई भी ऐसा प्रावधान है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, किस लेवल तक कर रहा है वो भी मतलब कोर्ट जांचेगी। सारा का सारा सीआरपीसी का एक्ट मतलब मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है, कुछ ऐसे उसके अंदर मतलब प्रावधान है, कुछ सब सेक्शंस है जो मतलब मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो
उन सेक्शंस को जहां तक वो हनन कर रहे हैं वो सेक्शंस मतलब कोर्ट जो है वो उसको नील घोषित कर सकती है। जहां तक जिस लेवल तक वो विधि मतलब असंगत है आपको मतलब मौलिक अधिकारों के विरुद्ध, उस असंगति तक उसको नील शून्य घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 13A ये कहता है संविधान से पहले की विधियों पे लगता है आर्टिकल 13A। अब आर्टिकल 13(2) ये क्या है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, मतलब क्या? संविधान लागू होने के बाद की बात कर रहा है, नहीं बनाएगा मतलब क्या? 26 जनवरी 1950 को तो ये खुद बना था। 26 जनवरी 1950 के बाद की बात कर रहा है, उसके बाद को कानून बनाए तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करे, कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करे या उनका हनन करे। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। अगर कोई कानून बना दिया है तो जहां तक उसने वो हर्ट कर रहा है, वो हनन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, उस लेवल तक वो कानून शून्य हो जाएगा। वो कोर्ट करेगी, कोर्ट सारा डिसीजन लेगी इसमें, ठीक है, वो शून्य हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि यह प्रावधान अपना संविधानोत्तर, संविधान बनने के बाद की विधियों पर लागू होता है। सबसे पहले तो ये, अब ये जो मतलब बोल्ड में लिखा हुआ है ना, ये सारी कहानी है जो बोल्ड में यहां मैंने लिखा है ना, आप खुद पढ़िए इसको, पहले क्या लिखा है मैंने, सारी कहानी यही है। ओके, पहली बात तो ये कि ये संविधान बनने के बाद के जो कानून बनाए गए उसके ऊपर लागू हो रहा है। उसके बाद में यह और स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को स्थापित करता है, जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को स्थापित करता है स्पष्ट रूप से। क्या मतलब हुआ? कोई भी कानून सरकार बनाएगी संविधान बनने के बाद तो इसमें यह लिखा गया है कि वो अगर कोर्ट जांच करती है उसकी, तो वो जिस लेवल तक असंगत है, मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है जिस लेवल तक, उस लेवल तक उस कानून को, उस कानून की किसी धारा को, किसी भी सबसेक्शन को, सेक्शन को नील या शून्य या वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। मतलब क्या है? सरकार मतलब जुडिशरी उसको न्यायिक उसकी जांच करेगी। न्यायिक जांच मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू करेगी उसकी। तो जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो मतलब जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से निकला है, स्पष्ट तौर पर यहां से निकला है और स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को स्थापित करता है। ये 13(2) अलग, ऐसा कुछ अलग से मतलब जुडिशियल रिव्यू कहीं मतलब मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि मतलब कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, मतलब प्रदान की गई है, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। काफी आर्टिकल से उसको शक्ति मिलती है, जैसे ये वाला आर्टिकल है 13(2), यहां से कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिल रही है। इस 13(2) में लिखा गया है तो ये है ना कि अगर आप संविधान के बाद को कानून बनाओगे तो उसके खिलाफ, अगर वो मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है तो उसके खिलाफ कोर्ट उसको नील या वॉइड घोषित कर सकता है। अगर वो मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है तो मतलब कोर्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? कोर्ट उसकी जांच करेगा, और कोर्ट जांच कर रहा है इसका मतलब क्या है? कोर्ट उसका पुनरावलोकन कर रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू कर रहा है। तो स्पष्ट रूप से जो न्यायिक मतलब पुनरावलोकन या फिर मतलब जुडिशियल रिव्यू की जो का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से स्टार्ट हो जाता है। 13(2) से वो शक्ति मिलती है जुडिशरी को, उसमें हाई कोर्ट को भी मिलेगी वो शक्ति और सुप्रीम कोर्ट को भी मिलेगी। ठीक है, 13(3) ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और ये अगर नहीं आया समझ में, वीडियो को रोक के वापस समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये हर जगह आने वाला है। 13(2) हर जगह आने वाला है। ठीक है, अब 13(3) की अपन बात करते हैं। 13(3) के अंदर मतलब विधि, ये जो अपन यहाँ मतलब विधि की बात करें, यहाँ पे विधि की बात करें, वो विधि क्या है वो दे रखा है। विधि क्या है? विधि राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किया है, अगर वो भी विधि के रूप में काम करेगी, वो उसको भी विधि कहेंगे। कोई भी आदेश दिया है, बाइलॉज बनाया, कोई नियम बनाए, कोई विनियम या अधिसूचना जारी की है, वो सब विधि के रूप में काम करेगी। अगर इनमें से कुछ भी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, अगर कानून जरूरी नहीं है, ये सारी चीजें भी, इनको भी
अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नील या वॉइड घोषित कर सकती है जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस से जुडिशरी। ठीक है। एक और इसमें मतलब ऐसी प्रथा या प्रचलन जिनको विधि का बल प्राप्त है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सती प्रथा गलत है, वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, वो जीने का अधिकार छीन रही है उस स्त्री से, बराबर। तो ये ऐसी कोई मतलब प्रथा या प्रचलन जिसको विधि का बल प्राप्त है, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, वो भी उसके खिलाफ भी कोर्ट में अगर कोई जाएगा तो वो उसके लिए भी कोर्ट आदेश जारी करेगी, या फिर वो सरकार को कहेगी इसके लिए आप कोई कानून बनाओ, वो ये भी हो सकता है। ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ी चीज जो ताकत है जुडिशरी के पास है। मैं आपको चुपके से बता रहा हूं, आप समझ जाना उस चीज से। ऐसे ही कोई भी सरकार कुछ भी बना देगी, कोई भी कानून बना देगी, नहीं बना सकती। अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे ना संविधान को, आपको सब समझ में आता जाएगा कि एक्चुअल पावर क्या है अपने देश में। जो लोग सब बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, चाय की थैली पे बातें करते हैं ना, वो पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? हम यहाँ संविधान पढ़ रहे हैं, सब समझेंगे अपन यहाँ पे, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 13(4), इसमें ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 13(2) में क्या लिखा हुआ था? संविधान के बाद, संविधान लागू होने के बाद जो भी विधियां बनाएगी सरकार, अगर वो संविधान मतलब मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वो उस संगति के लेवल तक, उस असंगति के लेवल तक उसको मतलब कोर्ट जो है वो शून्य घोषित कर सकती है। 13(2) ये था। तो अनुच्छेद 13(2) के उपबंध अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होंगे। 368 मैंने आपको बताया था इसके पहले की क्लास में। 368 का क्या है? 368 के अंदर अपन क्या करते हैं? संसद क्या करती है? संविधान में संशोधन करती है। ठीक है। 13(2) में ये लिखा हुआ था, संविधान बनने के बाद कोई कानून ऐसा नहीं बनेगा जो हनन करता है मतलब मौलिक अधिकारों का, ये लिखा हुआ था। सरकार ने क्या कर दिया? बड़ी चालाकी से क्या कर दिया फिर? ये बाद में जोड़ा गया, ये जोड़ा है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से। ये आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 में। ठीक है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है? आप फिर से पढ़िए, इसमें उन्होंने क्या लिखा है। आपको 13(2) आपको याद है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, बराबर, ये लिखा हुआ है। अब जहाँ फिर क्या करा सरकार ने? क्या करा? 1971 में एक 24वां संशोधन अधिनियम लाया, और ये संविधान संशोधन अधिनियम 368 के अंतर्गत लाया जाता है, बराबर। 368 के अंदर ही लाया जाता है, ये मतलब पहले ही पढ़ लिया है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि 13(2) के उपबंध अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होंगे। सरकार ने यह कर दिया कि 13(2) में चलो आपने ये कह दिया है, जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने वो 13(2) के अंदर ये लिख दिया कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते, सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती राज्य जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। ठीक है। अगर बनाएगी तो उसको जुडिशरी नल, उसको शून्य घोषित कर देगी। ठीक है, चलो आपने ये लिख दिया। 1971 के अंदर सरकार ने क्या करा कि इसका मतलब तोड़ ले आए, वो तोड़ ये ले आए कि चलो हम कोई ऐसा कोई जनरल को मतलब कानून अगर हम बनाते हैं जो मतलब मौलिक अधिकार का मतलब हनन कर रहा है, तो उसको 13(2) के अनुसार आप उसको नल या फिर शून्य आप घोषित कर सकते हो। लेकिन अगर 368 के अंतर्गत हमने संविधान में ही संशोधन हमने कर दिया, हमने अगर संविधान में ही संशोधन कर दिया 368 के अंदर, तो वो जो संशोधन किया गया है उससे अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोर्ट कुछ नहीं करेगी। ये 13(4) में लिखा हुआ है, ये ऐड किया गया है, ये संविधान संशोधन किया, 13(4) को जोड़ा गया है 1971 के अंदर 24वें संविधान संशोधन के अंदर की 368 के अंतर्गत मतलब संविधान संशोधन के द्वारा अगर हम कुछ भी मतलब संविधान में संशोधन करते हैं तो वो चीज के ऊपर आप मतलब मौलिक अधिकारों को सामने रख के उसको आप नल घोषित नहीं कर सकते, उसको आप
आप शून्य घोषित नहीं कर सकते। ये सरकार ने कह दिया, मतलब लिख दिया, संविधान में ही संशोधन कर दिया। जिसने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को की पुष्टि की, ये तो चलो ऐसी लाइन मैंने लिख दी है, लेकिन वो तो अपन को पता ही है 368 से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये आर्टिकल दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने ये करा कि 368 के अंडर अगर हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं, कुछ भी कहीं पे भी संशोधन कर रहे हैं 368 के अंदर पूरे संविधान में कहीं पे भी, तो और वो अगर मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। ये 13(4) है जो 24वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, मतलब कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर छीनी थी वहां से। समझ में आ रहा है आपको कहानी पूरी? ये कहानी है आगे तो और चलेगी, समझना पड़ेगा आपको। और ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बड़ी लेमस लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, बड़ी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये भाषा जो है ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। 13(2) में क्या लिखा था पता है आपको? सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। 13(4) में फिर उन्होंने क्या करा, होशियारी दिखाई सरकार ने, उन्होंने ये लिख दिया कि 368 के अंदर अगर हम कोई संविधान में संशोधन करते हैं, उससे अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, मतलब 13(2) के अंदर जो हनन हो रहा था वो अगर हनन हो रहा है, तो फिर उसकी जुडिशियल रिव्यू मतलब जो जुडिशरी है वो नहीं कर सकती, मतलब जुडिशरी से उसकी मतलब जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो छीनी है थोड़ी सी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं। अब 1971 में तो ये ऐड कर दिया, 2 साल, जस्ट 2 साल बाद ही केशवानंद भारती केस, जो कि सबसे बड़ा भारत के संविधान का एक तरह से बहुत बड़ा मतलब केस है ये, कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी व्याख्या करी है। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर को लेके हो कि और भी बहुत सारी व्याख्या कर रखी है उन्होंने। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हर टॉपिक, वैसे वैसे इसका नाम आता जाएगा और वैसे वैसे हम इस केस को यूज करते जाएंगे, ठीक है। और मेंस में आप आसानी से कहाँ इसको यूज करना है आप समझ जाएंगे अगर आप कंटिन्यू इस क्लास को 1.25 की स्पीड से अगर आप देखेंगे। तो इससे ज्यादा की स्पीड में तो शायद स्पीड हो जाएगी ज्यादा, और कम में भी आप मत देखिएगा कि मुझे पता है मैं थोड़ा सा शांति से बता रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको 1.25 में देख सकते हैं। फिर क्या करा 71 में जब 24वें संविधान संशोधन से उन्होंने कह दिया कि अगर हम 368 के अंडर अगर हम संविधान में संशोधन करेंगे, वहां से अगर मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 2 साल बाद ही कोर्ट ने फिर क्या कहा इस केस के अंदर, केशवानंद भारती केस 1973 की में कोर्ट ने क्या कहा कि यदि कोई संविधान संशोधन किसी ऐसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जो संविधान के मूल संरचना का भाग है, तो उसे चुनौती दी जा सकती है और उसे शून्य भी घोषित किया जा सकता है। 1973 में जब 71 में सरकार ने ये कह दिया, मतलब हाथ बांध लिए जुडिशरी के कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। मौलिक अधिकार का अगर हम हनन कर रहे हैं संविधान में संशोधन करके, अगर तो कोई मतलब कानून के द्वारा नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो 13(2) में लिखा हुआ है। कानून बनाकर तो आप मतलब मौलिक अधिकारों का हनन कर ही नहीं सकते, वो तो 13(2) में लिखा हुआ है। सरकार ने चालाकी करी और उन्होंने क्या करा कि हम संविधान में संशोधन कर देते हैं। संविधान में संशोधन करके अगर हम मतलब मौलिक अधिकारों का हनन अगर हो रहा है अगर, तो उसमें आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। ये जो 24वां संविधान संशोधन था जो 1971 में आया था, उसमें कहा गया था। 73 में फिर मतलब कोर्ट ने क्या कहा कि चलो आप संविधान संशोधन कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी वो वाले मतलब मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए जो कि मतलब मूल संरचना के पार्ट है। ऐसे किसी मौलिक अधिकार का मतलब उल्लंघन करता हो जो संविधान के मूल संरचना का भाग है, तो फिर उसकी जुडिशियल रिव्यू होगी। मूल संरचना को आपको हर्ट नहीं करना है, बराबर। जैसे कि सेकुलरिज्म को इसी केस के अंदर कोर्ट ने कहा था कि ये मूल संरचना का भाग है, ये मूल संरचना का भाव है, तो सेकुलरिज्म के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप इस देश को किसी एक धर्म विशेष का देश नहीं बना सकते। जो मैंने बोला है ना अभी, बड़ी बात बोली है।
इसको एक्सप्लेन भी अपन करेंगे जैसे जैसे आगे अपन बढ़ेंगे वैसे वैसे। तो सर कोर्ट ने यही कहा है कि आप संविधान संशोधन कर सकते हो, चलो मौलिक अधिकार भी अगर आप कह रहे हो तो हट कर सकते हो इसके द्वारा, लेकिन ध्यान ये रखना है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए कि जिससे कि जो संविधान के मूल संरचना है उसको ठेस पहुंचे। अगर उसको ठेस पहुंचेगी तो हम उसका न्यायिक पुनरावलोकन भी करेंगे और उसको शून्य भी घोषित करेंगे। ये 1973 में केशवानंद भारती केस के अंदर उन्होंने कह दिया है, कोर्ट ने ऐसा कह दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको 13(1), 13(2), 13(3), 13(4) समझ में आ गए होंगे। देखिए 13(1) तो था संविधान बनने से पहले कि कोई कानून ऐसे जो मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है नील हो जाएंगे। ठीक है, 13(2) में संविधान बनने के बाद ऐसे कोई कानून बनाए कोई सरकार जो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है उसको नील कर सकती है, जुडिशरी नील कर सकती है। वहां से हमें पता चलता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का की जो अवधारणा है वो वहां से स्पष्ट होती है कि न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है किसी भी कानून का जो सरकार बनाती है। इसके बाद में वो जो कानून है वो विधि है उसकी परिभाषा दी गई है 13(3) में। यहाँ तक ही रियल कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना मतलब मूल कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें यहाँ तक ही दिया हुआ था 13(3) तक। 13(4) उन्होंने ऐड किया सरकार ने 24वें संविधान संशोधन से। उसमें ये कहा गया कि हम अगर 368 का यूज करके मतलब संविधान में संशोधन करके अगर हम कुछ ऐड या कुछ संशोधन करें, संविधान के अंदर कुछ कर रहे हैं संशोधन 368 के थ्रू, कोई कानून नहीं बना रहे, संविधान में ही संशोधन कर रहे हैं, उसके द्वारा अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। मतलब कोर्ट के जो अधिकार है जो उसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है उसको थोड़ा कम किया उन्होंने। उसके 2 साल जस्ट बाद ही फिर कोर्ट ने कह दिया कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई संविधान संशोधन जो मौलिक अधिकारों के हनन के द्वारा जो संविधान का मतलब की मूल संरचना है वो हट हो रही है, वो उसको मतलब ठेस पहुंच रही है, वो नष्ट हो रही है, तो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे और उस कानून को, उस विधि को, उस अध्यादेश को, उस बायलॉज को, उस अधिसूचना को, जो भी आपने मतलब जारी किया ऑर्डर को हम लोग नील घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अब समानता का अधिकार, अब मुझे लगता है अभी टाइम अपना काफी हो चुका है इसमें। हाँ जी, तो अपन यहां से अपन कल पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर जो है 31C तक हम इसको कंप्लीट करते, तो कल की क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें अब मौलिक अधिकार शुरू हो रहे हैं। अब यहां तक तो कहानी थी कि क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है। अब ये 14 से हम लोग स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकार जो सारे के सारे है उसमें मतलब मौलिक अधिकार दिए हुए होंगे, फिर उसके कुछ मतलब केसेस अगर कुछ हुए उसके अंदर तो वो केस होंगे, कुछ अमेंडमेंट हुआ है तो वो होगा, फिर अगर कोई भी रीजनेबल जब रेस्ट्रिक्शन मतलब युक्ति संगत कुछ मतलब प्रतिबंध है वो दिए हुए होंगे उसके अंदर बराबर। और एक जो लड़ाई है जो अपने अभी अभी थोड़ा सा अपने उसका मतलब डेमो लिया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार है ये बीच में रहते हैं, यहाँ पे आपकी रहती है स्टेट मतलब आपका राज्य, आप सरकार कह सकते हैं इसको, यहाँ गवर्नमेंट रहती है, यहाँ रहती है आपकी जुडिशरी। इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है फंडामेंटल राइट्स को लेके, ये जो लड़ते रहते हैं दोनों इस चीज को लेके, इसकी जो पूरी कहानी है वो अपन कल की क्लास में बहुत इजी लैंग्वेज में हम डिस्क्राइब कर देंगे ताकि आपको बेस में भी कोई समस्या नहीं आए और प्रीलिम्स में भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। फैक्चुअल जो मतलब इंफॉर्मेशन होती है, जो मतलब वर्ड्स जो होते हैं इसमें मतलब मौलिक अधिकार में जो आपके मतलब टॉपिक ये जो ऑप्शन में जो लाइंस दे रखी होती है वो तो हम लोगों ने मतलब ऑलरेडी कर दी है, सारी की सारी जितनी आ सकती है एग्जाम के अंदर वो हमने सारी कर दी है। उसके अलावा मतलब कॉन्सेप्ट बेस पे अगर कोई सवाल बनता है मौलिक अधिकार से तो हम कल उसकी इतनी मतलब डिटेल के अंदर मतलब चर्चा करेंगे कि आपको फिर किसी भी तरह का कोई वो क्वेश्चन दे देगा ना, अब मौलिक अधिकार से जो कि सबसे टफ टॉपिक है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये मेरे लिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा या फिर आपकी बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया में जो कहानी सबसे बड़ी है अपना संविधान जो है उसका बेस है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बहुत सारे
कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें समझने लायक होती है और सब इंटरलिंक्ड होती है। वो सारी हम कोशिश करेंगे कल कि आसान भाषा में समझे, ताकि आपको मेंस में भी समस्या नहीं आए, प्रीलिम्स में भी आपको समस्या नहीं आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, देखने के लिए। कल हम आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे 31C तक। और ये जो लड़ाई है गवर्नमेंट की और जुडिशरी की इस फंडामेंटल राइट्स को लेकर, इसकी हिस्ट्री क्या है, अभी स्टेटस क्या है और आगे और क्या क्या हो सकता है इस लड़ाई के अंदर, वो हम कल इसकी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।